हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल ऑफ नारायणा कोचिंग। मेरा नाम है देवज्योति और बच्चों मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ फिजिक्स। और आज हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिसिटी, जिसका कि अभी चल रहा है पार्ट 5। तो बच्चों अगर आप लोगों ने पुराने पार्ट्स नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जाइए, प्लेलिस्ट में सारे वीडियोस पड़े हुए हैं, आप पहले उनको देख लीजिए, जिससे कि आपको ये कॉन्सेप्ट ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ में आए। ठीक है, तो बच्चों पिछले वीडियो में हमने जाना था ओम्स लॉ को, है ना। ओम्स लॉ क्या कहता है बच्चों कि अगर किसी सर्किट में हमें करंट का फ्लो बढ़ाना है तो हमें उसका पोटेंशियल भी बढ़ाना होगा, है ना। यानी कि करंट का जो फ्लो है वो सीधे सीधे किस पर डिपेंड करता है बच्चों, पोटेंशियल के डिफरेंस पर। अब यहाँ पर अगर हम इस प्रपोर्शनल को हटाएंगे तो हम लोग क्या यूज़ करते हैं, कांस्टेंट यूज़ करते हैं। तो इस प्रपोर्शनल की जगह हमने लगाया एक इक्वल और प्रपोर्शनल के लिए एक कांस्टेंट और इस v को एज इट इज़। अब इस r को हम ले जाना चाहते हैं दूसरे साइड। r इधर है डिवाइड में, तो दूसरे साइड जाएगा तो यस मल्टीप्लाई में आ जाएगा। और यहाँ पर आपको फॉर्मूला दिख रहा है आई आर इज इक्वल टू वी या फिर v इज इक्वल टू आई आर। तो यहाँ पर ये जो नई क्वांटिटी निकल कर के आई, ये तो है आपका ओम्स लॉ, और इस ओम्स लॉ में एक नई क्वांटिटी का जन्म हो गया, यानी कि प्रोड्यूस हो गया। और ये जो नया क्वांटिटी है इसका हम नामकरण भी कर दिए, ये है रेजिस्टेंस। क्या है, रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है, क्या काम करता है, कैसा होता है ना। ठहरो भाई ठहरो, सब पता करेंगे हम लोग, है ना, कि रेजिस्टेंस क्या होता है, कैसे होता है, एग्ज़ाम में आ गया तो क्या होगा, है ना, कैसे सही करेंगे, कैसे लिखेंगे, सब यहाँ पर आपको समझ आएगा। ठीक है, तो देखिए रेजिस्टेंस जो होता है ना बच्चों, ये क्या काम करता है, ये फ्लो ऑफ करंट को अपोज करता है। यानी कि आप चल रहे हो कहीं एकदम मगन होकर स्मूथली आराम से, वाह उड़ते फिरो और पता नहीं क्या क्या उड़ रहे हो, समझ लो, है ना। तो पापा ने मार दिया थप्पड़ तो वो क्या हो गया, आपका उड़ान में अपोज हो गया, है ना। अच्छा एग्जाम्पल सही नहीं था, है ना, हर्ट कर दिया। ठीक, अब कोई और एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे कि आप चल रहे हो, है ना, समझ लो कि सामने गोलगप्पे के ठेले लगे हुए हैं और आपको अनाउंस हुआ कि आज जो है गोलगप्पा मिलेगा फ्री में, है ना। तो फ्री की कोई भी चीज़ हो, जहर को छोड़ के सब खा लेते हैं बंदे। तो अब जैसे ही आप दौड़ करके जाने लगे फ्री वाला सामान खाने के लिए, तो आपका दोस्त आपको रोक लिया, है ना, आज नहीं जाने देंगे भाई तुमको। तो ये क्या कर रहा है आपका दोस्त, आपका दोस्त आपके फ्लो को अपोज कर रहा है। यानी कि आपका जो फ्रेंड है वो रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। तो रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस इज अ क्वांटिटी विच अपोज द फ्लो ऑफ करंट। क्या करता है, अपोज द फ्लो ऑफ करंट। तो रेजिस्टेंस क्या करेगा, करंट के फ्लो को अपोज करेगा, यानी कि रोकेगा। तो इस तरह के क्वांटिटी को हम लोग क्या कहेंगे बच्चों, इस तरह के क्वांटिटीज़ को हम लोग कहेंगे रेजिस्टेंस। ठीक है, तो अब बात करते हैं रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या निकल करके आएगा। भाई फॉर्मूले का क्या है, अभी अभी तो हमने पढ़ा v इज इक्वल टू आई आर, किस में पढ़ा, ओम्स लॉ में ना। तो ओम्स लॉ से r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, v अपॉन आई। तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला v बाई आई। ठीक, अब यहाँ पर हम बात करें अगर यूनिट की, तो बच्चों v की क्या यूनिट होती है, पोटेंशियल की वोल्ट, I की यूनिट एम्पियर। तो यहाँ पर क्या हो गया आपका, वोल्ट हो गया, यहाँ पर आपका क्या हो गया, एम्पियर हो गया। तो अब आप क्या लिखोगे, रेजिस्टेंस की यूनिट वोल्ट बटे में
एम्पियर, यानी कि वोल्ट पर एम्पियर, एक यूनिट। दूसरी एक और यूनिट जो कि सबसे फेमस यूनिट है और इसी को ज़्यादा करके यूज़ किया जाता है, और ये है ओम। ओम्स लॉ नहीं, ओम। और इसको कहीं कहीं इस तरह से भी लिखते हैं, है ना, ये ओम का जो है सिंबल है। ठीक है, तो रेजिस्टेंस की कितनी यूनिट? 2 यूनिट, वोल्ट पर एम्पियर और ओम। ठीक है बच्चों, तो यहाँ तक बात क्लियर है। ये हो गया रेजिस्टेंस। अब रेजिस्टेंस से एक बड़ा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है और एकदम रद्दी होता है, वो बिल्कुल एकदम इजी, कोई उसमें जान होता ही नहीं है, लेकिन फिर भी पूछता है। वो पूछता है कि भाई बताओ 1 ओम का डेफिनेशन क्या होगा। क्या पूछता है आपसे? 1 ओम का डेफिनेशन क्या होगा। तो सबसे पहले आप ये बताइए कि फॉर्मूले से अगर हम लोग चलें, ये आपका बगल में लिखा हुआ है फॉर्मूला R = V/I, और फॉर्मूले से अगर हम चलें और R को बनाना हो 1, तो हमारे नानी के घर का है क्या 1 अपने आप से बना लेंगे? नहीं। तो यहाँ पे क्या करना होगा? V को भी बनाना होगा 1 और I को भी बनाना होगा 1, यानी 1 ओम = 1 वोल्ट बटे में 1 एम्पियर। तो यहाँ से हम ओम का डेफिनेशन क्या बनाएंगे बच्चों? यहाँ पे जो ओम का डेफिनेशन होगा वो कहेंगे 1 एम्पियर करंट को फ्लो कराने के लिए पोटेंशियल का डिफरेंस अगर हम 1 वोल्ट लेते हैं, या फिर 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस लेने पर 1 एम्पियर का करंट सर्किट में फ्लो होता है, तो उस सर्किट का जो रेजिस्टेंस होगा वो 1 ओम होगा। ठीक है, तो क्या होगा? इफ वी मेक द पोटेंशियल 1 वोल्ट, ये 4 नहीं है रोमन का, है ना, ये 1 है, 1 वोल्ट। हाँ ठीक है, ठीक। इफ वी मेक द पोटेंशियल 1 वोल्ट टू फ्लो 1 एम्पियर ऑफ करंट, देन द रेजिस्टेंस of the circuit will be 1 ओम। हो गया। ठीक है, तो यही है आपका 1 ओम का प्यारा सा डेफिनेशन, छुटकू सा डेफिनेशन, है ना। और इसमें आपको बिल्कुल दिमाग भी नहीं लगाना है भाई, एकदम V/I रटा हुआ होगा, है ना। नहीं हुआ होगा तो रट लो, इसको बहुत काम आने वाला है। ठीक है, तो यहाँ तक बात हो गई रेजिस्टेंस की, और अब हम लोग कूदने वाले हैं, जंप करने वाले हैं एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे, जो कि NT-SC वालों के लिए भी इम्पॉर्टेंट है और एकेडमिक वालों के लिए तो इम्पॉर्टेंट है ही है, क्योंकि रेजिस्टेंस से आप प्रीवियस ईयर पेपर उठा करके देख लेना बच्चों, हर साल क्वेश्चन पूछा जाता है। कोई ऐसा साल नहीं है जब रेजिस्टेंस को छोड़ा गया हो, है ना। बहुत प्यारा टॉपिक है एग्जामिनर्स का, तो रेजिस्टेंस को बिल्कुल नहीं स्किप करना है, रेजिस्टेंस को ढंग से पढ़ना है। अब हम लोग पढ़ेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस। क्या पढ़ेंगे? फैक्टर्स, उन फैक्टर्स को पढ़ेंगे जो कि रेजिस्टेंस को अफेक्ट कर सकते हैं, है ना। तो उन फैक्टर्स को जानने के लिए, समझने के लिए पहले चलते हैं भारत के मानचित्र को समझने। मानचित्र ज्योग्राफी कह लेते हैं। अच्छा चलो छोड़ो, भारत की गलियां, है ना, इंडिया की जो गलियां होती हैं संकरी, वो तो सबने देखी होगी कभी ना कभी अपने लाइफ में।
तो ये मान लीजिए एक बहुत ही संकरी सी गली है। अब भाई हम तो हैं वाराणसी वाले, तो हम तो बहुत सारी गलियां देखे हैं, और कई गली तो ऐसी भी होती है जिसमें बस एक इंसान एक बार में जा सकता है, उसके साथ कोई उसका साथी संगी, उसकी बेस्ट फ्रेंड सहेली कोई नहीं चल सकता है ना, ऐसी गलियां होती हैं यहाँ पे। तो ये देखिए, ये भी ऐसी ही पतली गली है, और इसमें भी एक बार में एक ही बंदा रह सकता है, उसके साथ उसकी दोस्त गॉसिप करने नहीं आ सकती। ठीक है, तो हमने क्या किया, एक ऐसी गली को कंसीडर किया। अब मान लीजिए कि इस गली में जो है सब लोग बढ़ रहे हैं, है ना, सब लोग धीरे 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 बढ़ रहे हैं। अब मान लो कि ये है मिस सरिता, है ना, ये है मिस सरिता और ये है अमीषा, नाम अच्छा है ना। तो अब मान लीजिए कि सरिता जो है सबसे आगे आगे चल रही हैं, लेकिन रास्ते में उनको दिखी आइसक्रीम की दुकान और रुक गई सरिता। अब भाई सरिता जब रुक गई तो इनके पीछे से जो लोग हैं वो क्या आगे बढ़ पाएंगे क्या? नहीं, क्योंकि गली में तो भैया गली इतना कंजेस्टेड है कि एक बार में एक ही बंदा जा सकता है। अब आगे वाला रुक गया तो यहाँ से अमीषा हो रही है परेशान, इनको आ रहा है गुस्सा, कह रही है कि ये सरिता आगे बढ़ क्यों नहीं रही है ना, टाइम रोक रही है, टाइम बढ़ा रही है, समय नहीं है, बहुत कुछ है ना, होता रहता है वो सब। तो ये क्या है कि सरिता अब आइसक्रीम खा ली मजे से, तब आगे बढ़ी। अब सरिता के पीछे थी सुमन। अब सुमन कैसे रह पाए भाई, सुमन को भी आइसक्रीम दिखेगा, वो भी खाएंगी, और फ्री का तो कौन छोड़ेगा, है ना। तो इस तरह से क्या हो रहा है कि पीछे वाले इनकी वजह से डिस्टर्ब हो रहे हैं, क्योंकि भाई गली में एक बार में एक ही जा सकता है, अब तो आगे वाला रुक गया तो सब रुक गए। अब उसका एक सल्यूशन निकाला गया, है ना। सल्यूशन क्या, ये गली को कर दिया गया चौड़ा, है ना, इस गली को कर दिया गया इतना बड़ा। ठीक, अब क्या होगा, अब सुमन चाहे सरिता चाहे अमीषा चाहे कोई, अब यहाँ पर अगर सरिता रुक करके खाएंगी तो गली क्योंकि चौड़ा है तो भाई अब अमीषा जी को गुस्सा नहीं आएगा, है ना। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि अमीषा सबको ओवरटेक करके आगे आ जाएंगे, तुम अकेले अकेले खाओगी क्या, हमको नहीं दोगी। हाँ, तो अमीषा आ गई यहाँ पे साथ में। तो ये आपको बच्चों बस इतना कहानी समझ में आ गया ना। अब जब कहानी समझ में आ गया तो अब चलिए चलते हैं कि रेजिस्टेंस किस किस को कौन कौन सा फैक्टर अफेक्ट करता है। तो जो सबसे पहला फैक्टर है वो है लेंथ ऑफ द कंडक्टर, लेंथ ऑफ द कंडक्टर। अब ये क्या है ना, कंडक्टर का लेंथ इफेक्ट करता है। अब यही वाला जो हमने एग्जाम्पल पढ़ा था, मान लीजिए ये जो गली है बहुत लंबी है ना, तो क्या होगा, रुकावट बहुत लंबे टाइम तक रहेगा, मतलब सबको रुकावट सा फील होगा। सरिता अगर कहीं रुकी तो बाकी सब भी रुक गए। अगर मान लीजिए बीच का भी कोई रुक गया तो उसके पीछे वाले क्या हो जाएंगे, बेचारे फंस गए, वैसे ही रुके रहेंगे। तो ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि लेंथ अगर कंडक्टर का हम बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस भी क्या हो सकता है, रेजिस्टेंस अपोज है, रुकावट है, और अगर लंबाई बढ़ाएंगे तो रुकावट तो बढ़ेगा ना गली का। तो अगर हम लेंथ को बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा, है ना बच्चों। तो यहाँ पर हम लोग क्या समझ रहे हैं कि अगर कंडक्टर का लेंथ बढ़ा, अगर गली की लंबाई बढ़ी तो भैया रुकावट, परेशानी, दुख, आपदा, है ना, बहुत कुछ बढ़ेगा। ठीक है, तो ये क्या है, लेंथ ऑफ द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस, या फिर रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर। अब हम लोग चलते हैं दूसरे फैक्टर की तरफ, वो है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। क्या है, एरिया ऑफ
क्रॉस सेक्शन। अब भैया नाम ही अलग तरीके का सुन रहे हैं ना, जो लोग मैथ वैथ पढ़ते होंगे वो तो सुने होंगे, कुछ लोगों को मैथ में इंटरेस्ट नहीं होता। क्रॉस सेक्शन क्या होता है? क्रॉस सेक्शन जैसे ये मार्कर हमें दिख रहा है ना, इसकी आपको लेंथ दिख रही है। अब जब इस मार्कर को हमने ऐसे घुमाया है ना, तो ये सामने आपको कुछ दिख रहा होगा, ये गोल सा, ये क्या है इस मार्कर का? क्रॉस सेक्शन है। ठीक है, तो चलिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं, है ना। वो जो ब्रिटानिया वाला केक आता है 15 रुपए का पैकेट, ठीक, तो वो इस तरह का रहता है, लंबे में रहता है, ठीक। अब अगर उसको वो जो ऐसे कट किया रहता है ना, पीस कट करके निकाला, अब कट करके जब निकाल दिया, आप उसको सामने से देखिए, ऐसे रखा हुआ है ना, ब्रिटानिया का जो केक है ऐसे रखा हुआ है, कट किया। अब उसको जब आप सामने से देखोगे तो ये वाला शेप आपको कैसा दिखेगा? गोल दिखेगा। तो ये गोला ही क्या है? इसका क्रॉस सेक्शन है। ठीक है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बना क्रॉस सेक्शन का, हाँ बन ही गया होगा, ठीक। अरे ब्रेड का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, ब्रेड भी तो ऐसे लंबे में रखा रहता है, उसको भी जब आप कट करेंगे और सामने से देखोगे तो आपको क्या दिखेगा? एक स्क्वायर शेप दिखेगा। ठीक है, तो ये इस ब्रेड का क्या है? क्रॉस सेक्शन है, यानी फ्रंट फेस। ठीक, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर, ये सब वायर के लिए ही हो रहा है, लेंथ ऑफ द कंडक्टर या वायर भी कह सकते हैं, और यहाँ पे भी क्या कह सकते हैं? क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर। तो अब मेरे प्यारे बच्चों बताइए कि अगर इस गली को हमने चौड़ा कर दिया तो रुकावट क्या वैसी ही बनी रही? नहीं, अब रुकावट घट चुकी है ना। जब हमने गली को चौड़ा कर दिया, वाइड कर दिया, तो अब रुकावट क्या हो गई? कम हो गई, घट गई, यानी कि रेजिस्टेंस क्या है? क्रॉस सेक्शन ऑफ एरिया का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। रेजिस्टेंस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर। जैसे अब भाई वायर कैसा रहता है? ऐसे ही रहता है सिलेंडर के शेप में, है ना। अब वायर को आप जितना मोटा करते जाओगे, है ना, जितना थिक वायर होगा, आप देखते हो ना, जितना थिक वायर होता है उतना महंगा मिलता है। मतलब कि वायर की थिकनेस जितनी बढ़ती जाएगी, इसका क्रॉस सेक्शन बढ़ता जाएगा, और अगर इसका क्रॉस सेक्शन बढ़ता जाएगा तो इसका रेजिस्टेंस घटता जाएगा, और रेजिस्टेंस घटेगा तो कंडक्टिविटी बढ़ेगी, और हमारी जो एफिशिएंसी है इलेक्ट्रिसिटी की वो भी बढ़ेगी। ठीक है, तो आप देखे होगे बच्चों, जैसे कि फ्रिज होता है ना, और जो भी हेवी एप्लायंसेस होते हैं जैसे एसी हो गया, ये सारे प्लेसेस में हम थिक वायर का यूज़ करते हैं, जिससे क्या हो सके? हमारी एफिशिएंसी अच्छी बनी रहे। ठीक है, तो अब चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं कि नेक्स्ट किस पर रेजिस्टेंस जो है डिपेंड करता है। तो जो थर्ड फैक्टर है वो है मटेरियल पे। रेजिस्टेंस किस पर डिपेंड करता है? मटेरियल ऑफ वायर पे भी डिपेंड करता है कि भाई वायर का मटेरियल कैसा है। जो सिल्वर होता है, सिल्वर क्या होता है? सबसे बेस्ट कंडक्टर होता है। लेकिन क्या हम लोग घरों में सिल्वर यूज़ करते हैं? नहीं, हमारे घर में क्या रहेगा? कॉपर, एल्युमिनियम। क्यों? क्योंकि सिल्वर तो भैया बहुत महंगा है ना, उसको लगाना मतलब अमिताभ बच्चन, अंबानी लोग लगवा सकते हैं, हम लोग कैसे लगवाएं, है ना। तो नॉर्मल लोगों के लिए, मिडिल क्लास वालों के लिए कैसा मटेरियल निकल करके आता है? कॉपर का, एल्यूमिनियम का। तो ये सब भी क्या होते हैं? गुड मटेरियल्स माने जाते हैं, कंडक्टर्स माने जाते हैं। फिर आपका जो चौथा फैक्टर है बच्चों, वो है अपना टेम्परेचर। क्या है? टेम्परेचर। ठीक है, तो रेजिस्टेंस जो है 4 फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। एक, लेंथ ऑफ द वायर, लेंथ वायर का बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस भी क्या होगा? बढ़ेगा। दूसरा फैक्टर, एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन, क्रॉस सेक्शन का एरिया बढ़ेगा तो आपका रेजिस्टेंस क्या होगा? घटेगा। और ये दो जो मटेरियल हैं, जो फैक्टर हैं, ये आपके रटने वाले हैं कि याद रखना है कि हाँ भाई रेजिस्टेंस जो है मटेरियल पर भी डिपेंड करता है और टेम्परेचर पर भी डिपेंड करता है। ठीक है, तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बढ़ते हैं? अभी फिर इन्हीं दोनों का काम रहेगा, ये 2 फैक्टर्स का। एक फैक्टर आपका क्या रहेगा? रेजिस्टेंस इज द
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, इसको मान लिया इक्वेशन 1। अब हमने मान लिया रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया, इक्वेशन 2। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, दोनों इक्वेशंस को कंबाइन कर लेंगे, यानी साथ में लिख लेंगे। तो साथ में जब हम इक्वेशन को लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, L/A। अब यहाँ पर प्रोपोर्शनल को हटा करके हम इक्वल लिखना चाहते हैं, तो प्रोपोर्शनल को हटा करके इक्वल लिखने पे क्या लाते हैं बच्चों, बिल्कुल कांस्टेंट, है ना। तो R इक्वल टू लगाया और कांस्टेंट ले लिया। ये टेढ़ा सा फैक्टर, इसको कहते हैं रो, रोने वाला नहीं, अच्छा वाला रो, बस नाम है इसका रो। ठीक है, तो ये है रो और ये बाकी के फैक्टर L/A। ठीक है, तो यहाँ पर क्या फॉर्मूला निकल करके आया, ये निकल करके आया R इज इक्वल टू रो L/A। और ये रो क्या है, ये है रेजिस्टिविटी। क्या है बच्चों, ये रेजिस्टिविटी कहलाता है। ठीक है, अब देखिए जो NTSC के बच्चे हैं, जो प्रिपेयर कर रहे हैं, जो बोर्ड में अच्छा परफॉर्म करना चाहते हैं, उनको इस फॉर्मूले पर बेस्ड सारे न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर लेने हैं, क्योंकि यहाँ से बच्चों आपका क्वेश्चन आता ही आता है ना। और एक और आता है क्वेश्चन, वो अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे किस तरह का आता है, वो भी हम लोग जानते हैं। तो अब रेजिस्टेंस की कहानी हो गई, है ना। रेजिस्टेंस कौन कौन से फैक्टर पर डिपेंड करता है, वायर के लेंथ पर, वायर के क्रॉस सेक्शन एरिया पर, वायर के मटेरियल पर, और उस जिस वायर से रेजिस्टेंस फ्लो हो रहा है उसका टेम्परेचर कैसा है, कितना है, इस पर डिपेंड करता है रेजिस्टेंस। और इन सारी चीज़ों को कंक्लूड करके हमने ये लेकर के आया कि R इज इक्वल टू रो L/A। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं रेजिस्टिविटी की। ये जो कांस्टेंट है ना, अब हम इस वाले कांस्टेंट की बात करेंगे। ओम्स लॉ से एक कांस्टेंट निकला, उसको कहा हमने रेजिस्टेंस। अब रेजिस्टेंस से एक कांस्टेंट निकला, उसको हमने कह दिया रेजिस्टिविटी। ठीक, तो अगर हम इस फॉर्मूले को थोड़ा सा मॉडिफाई करके लिखना चाहें, यानी कि रो को एक साइड और बाकी सारे फैक्टर्स को एक साइड कर दे, तो रो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, RA डिवाइडेड बाय L, RA डिवाइडेड बाय L। तो बहुत सारा फॉर्मूला नहीं रटना है, केवल एक फॉर्मूला याद रखिए, और याद रखिए कैसे इसको कन्वर्ट करना है ना। जब डिवीज़न का फैक्टर हम इस साइड लेकर के आएंगे तो क्या होगा, मल्टीप्लाई। जब मल्टीप्लिकेशन का लेकर के आएंगे तो डिवीज़न। ठीक है, इतना बस याद रखना है, याद एक ही रखिए, कंफ्यूजन हो जाता है बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो अब चलिए बात करते हैं रो इज इक्वल टू RA/L के यूनिट की। इसको तो रेजिस्टिविटी कहते हैं। अब रेजिस्टिविटी किस पर डिपेंड करता है, ये भी बात है ना। रेजिस्टिविटी किस पर डिपेंड करता है, तो भाई जब R के लिए हमने लिखा, R के लिए हमने क्या लिखा था, R के लिए लिखा रो L/A। तो R क्योंकि L पर डिपेंड करता है, A पर डिपेंड करता है, तो रो भी तो L पर और A पर कर रहा है। ये रहा A, ये रहा L, है ना। L के इन्वर्स होगा और A के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। और हम अगर कहें कि ये पूरी तरह से गलत है ना, गलत है बच्चों, क्योंकि रो तो अपना एक कांस्टेंट है ना। हाँ, कांस्टेंट फॉर मटेरियल है, तो रो की जो वैल्यू होती है इट डिपेंड्स ऑन मटेरियल। जो रो होता है वो किस पर डिपेंड करता है बच्चों, वो डिपेंड करता है मटेरियल पर केवल, ना कि लेंथ पर, ना कि क्रॉस सेक्शनल एरिया पर। लेंथ और क्रॉस सेक्शनल एरिया पर कौन डिपेंड करता है, R डिपेंड करता है। रो केवल मटेरियल पर डिपेंड करता है, और बहुत ज़्यादा हो जाए तो टेम्परेचर पर भी, टेम्परेचर ऑल्सो। ठीक है,
तो रो मटेरियल पर डिपेंड करेगा। जैसे कि अगर मटेरियल को हमने चेंज कर दिया, एक मटेरियल से दूसरे मटेरियल पे चले गए, तो रो क्या हो जाएगा, पहले मटेरियल का रो 1 ले लेंगे, दूसरे का रो 2 ले लेंगे। लेकिन अगर मटेरियल चेंज नहीं हो रहा है, मटेरियल आपका सेम है, तो रेजिस्टिविटी क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो बिल्कुल ध्यान में एकदम रखना है, ठीक है। तो इस बात को एकदम नोट कर लीजिए। रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला नोट हो गया। अब हम बात करते हैं रेजिस्टिविटी की यूनिट क्या होती है। फॉर्मूला आपको दिख रहा है। रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होगी, ओम। एरिया की यूनिट क्या होती है, मीटर स्क्वायर बटे में। लेंथ की यूनिट क्या होती है, मीटर। 1 मीटर से 1 मीटर कट गया, तो रो की यूनिट क्या निकल करके आई, ओम मीटर। क्या कहते हैं इसको, ओम मीटर, ठीक है। तो रो की यूनिट आपकी क्या बन करके आई, ओम मीटर, ठीक है। रो किस पर डिपेंड करता है, केवल मटेरियल पर, और बहुत ज़्यादा डिपेंड करें तो टेम्परेचर पर। फिर भी बहुत ज़्यादा इफेक्टेड नहीं होता है, लेकिन अगर आप टेम्परेचर लिख दोगे तो गलत नहीं होगा, ठीक है। तो बस ये याद रखना बहुत इम्पॉर्टेंट है। मटेरियल चेंज होगा तब रो चेंज होगा, मटेरियल नॉट चेंज, डू नॉट चेंज, तो रो में भी कोई चेंज नहीं आएगा। तो एक और नोट करके लिख लीजिएगा, एक और पॉइंट, व्हेन मटेरियल विल चेंज क्या होगा, रो विल चेंज। रो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, ठीक है। व्हेन मटेरियल will not change, रो will not change, रो भी चेंज नहीं होगा। तो इन पॉइंट्स को एकदम ध्यान में रखना है, छाप लेना है दिमाग में। और बिल्कुल कोई भी दिक्कत हो, परेशानी हो, तो भाई सही बात है, हम लोग आमने सामने तो है नहीं, लेकिन हमारे पास एक सुविधा है कि आप हमारे वीडियो को देख करके, समझ करके कमेंट बॉक्स में अपने दिक्कतों को बता सकते हैं, है ना। कोई भी प्रॉब्लम है आप बिल्कुल आराम से बेझिझक होकर के शेयर करिए बच्चों। ये चैनल आपका ही है और आपके लिए ही बना है ना। तो अपने अपॉर्चुनिटी का पूरी तरह से फ़ायदा उठाइए और चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और बने रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।